नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सीएम राउंडअप से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार के 3 प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से अलग अलग बैठकों में प्रदेश के आर्थिक, कृषि और जल संसाधन से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली के संसद भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के आर्थिक मुद्दों और विभिन्न विभागों की बकाया राशि को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि 31 मार्च से पहले विभिन्न विभागों का बकाया जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के आयोजन के लिए भी वित्तीय सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। इस दौरान सरसों की भावांतर योजना को लेकर स्वीकृति पत्र दिया गया। वहीं अरहर की 100% खरीदी को भी मंजूरी दी गई। 3 प्रमुख मंत्रालयों में हमारी लंबित योजनाओं को लेकर के और अभी तक किए गए कामों की प्रगति में अब तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी। तिलहन का रकबा बढ़े, इस दिशा में भी निर्णय किया है। साथ ही साथ हमारे अपने राज्य के अंदर जो ग्रामीण आवास जब का कोटा जो बचा हुआ था वो भी लेने के लिए गाँव के साथ साथ हमारे विभिन्न गाँवों के अंदर किस ग्रामीण सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से बनती है, उनका जो कोटा है उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आपस में कई प्रकार के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि को उन्नत बनाने के लिए भविष्य में कृषि मंत्रियों की अलग अलग राज्यों की बड़ी बैठक मध्य प्रदेश में आयोजित कराने के लिए ऐसे कई प्रकार के आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े जल संसाधन और जल प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव की इन अहम बैठकों को मध्य प्रदेश के विकास, किसानों के हित और जल संसाधन प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। वहीं भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ग्वालियर दौरा होगा। आज योजना की 34वीं किश्त आज जारी होगी। शबरी माता मंदिर घाटी गांव में महा आयोजन सम्मेलन में लाडली बहना योजना की राशि जारी करेंगे सीएम। 1,25,00,000 से अधिक बहनों के बैंक खातों में आएंगे 1,500 रुपए। 1,836 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण होगा। तो भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहना योजना की राशि वितरित करेंगे। शबरी माता मंदिर घाटी गांव में ये महा आयोजन होगा। सम्मेलन में लाडली बहना योजना की राशि जारी करेंगे सीएम। सभी लाडली बहनों के खातों में आज 1,500 रुपए जारी किए जाएंगे। लाडली बहना योजना की 34वीं किश्त आज जारी होगी। शबरी माता मंदिर घाटी गांव में ये महा आयोजन होगा। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख हमारे अनुराग मालवीय जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव शबरी माता मंदिर घाटी गांव में महा आयोजन में लाडली बहना योजना की किश्त जारी करेंगे। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज जो है 13 मार्च को मुख्यमंत्री जो है 34वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं लाडली बहना योजना की। 15,000 रुपए जो है लाडली बहनों के खातों में आज आएंगे और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि 1-2 दिन का इंतजार इस बार लाडली बहनों को करना पड़ा है, क्योंकि राज्य सरकार ने कर्ज लिया था
महत्वपूर्ण बात यह है कि 1500 रुपए की राशि के साथ साथ महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। लाडली बहनों को मुख्यमंत्री संबोधित करते नजर आएंगे। घाटी गांव में ये पूरा आयोजन होगा और इसको शक्ति सम्मेलन का नाम दिया गया है। जी, तो कुल मिलाकर इंतजार सफल रहा। आज 34वीं किस्त जारी की जाएगी। शुक्रिया आपका अनुराग जी तमाम जानकारी के लिए। तो लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त आज जारी की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ग्वालियर दौरा होगा, जहां शबरी माता मंदिर घाटी गांव में महा आयोजन में लाडली बहना योजना की राशि जारी की जाएगी। तो वहीं रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। सदन में गूंजेगा मंदिरों के जीर्णोद्धार का मुद्दा। फ्लाई ऐश प्रबंधन, गौधाम योजना पर भी पूछे जाएंगे सवाल। मंत्री रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, राजेश अग्रवाल देंगे जवाब। सदन में आज एक साथ पेश किए जाएंगे 77 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है और सदन में मंदिरों के जीर्णोद्धार का मुद्दा, फ्लाई ऐश प्रबंधन, गौधाम योजना पर भी सवाल पूछे जाएंगे। सदन में आज एक साथ 77 ध्यानाकर्षण किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है और सदन में मंदिरों के जीर्णोद्धार का मुद्दा, फ्लाई ऐश प्रबंधन, गौधाम योजना पर भी सवाल पूछे जाएंगे। सदन में आज एक साथ पेश किए जाएंगे 77 ध्यानाकर्षण। तो खास बात यह है कि 77 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है और आज का दिन बहुत ही अहम रहने वाला है, क्योंकि 77 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे जिन पर ध्यान दिया जाएगा। और विधानसभा के बजट सत्र में आज मंदिरों के जीर्णोद्धार का मुद्दा, फ्लाई ऐश प्रबंधन, गौधाम योजना पर भी सवाल पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में मुसवा को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने एक नया पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तीखा तंज कसा है। पोस्टर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा को कांग्रेस शासनकाल के कथित घोटालेबाज मुसवा को पकड़ते हुए दिखाया गया है। इसमें महादेव सट्टा, गोठान, खदान और शराब घोटाले का भी जिक्र किया गया है। साथ ही पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे बिट्टू बघेल का नाम भी शामिल कर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। पोस्टर सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी भी बढ़ गई है। तो भाजपा ने पोस्टर जारी कर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ में मुसवा पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य पूर्व देशों में युद्ध के मद्देनजर स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इस संबंध में वे निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है।
उपभोक्ता अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। प्रदेश में एलपीजी सहित पेट्रोल और डीजल पर्याप्त है। प्रदेश में पेट्रोलियम, सीएनजी, पीएनजी गैस की आपूर्ति लगातार जारी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में एलपीजी की उपलब्धता है। शैक्षणिक और चिकित्सा संसाधनों को वाणिज्यिक सिलेंडर के उपयोग की छूट दी गई है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी मंत्री जो वर्तमान के खाड़ी के हालात है, उस हालात में भी सकारात्मक रूप से सब प्रकार से चिंता कर रहे हैं और यही कारण है कि हमने कालाबाजारी भी रोकी है और जनता के सुशासन को के एलपीजी और सीएनजी गैस को लेकर पर्याप्त प्रबंधन किए। बात कर लेते हैं इंदौर की। इंदौर में सनातन प्रीमियर लीग यानी एसपीएल के पहले सीजन की शुरुआत गुरुवार देर शाम को भव्य तरीके से हुई। नेहरू स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में कथावाचक संत देवकी नंदन ठाकुर, विधायक रमेश मेंदोला और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संयुक्त रूप से खिलाड़ियों से परिचय किया और भूमि पूजन कर टूर्नामेंट के पहले सत्र की शुरुआत की। मैदान में उमड़ी भीड़ ने लीग के सांस्कृतिक और खेल दोनों मूल्यों को एक साथ महसूस किया। मौके पर संत देवकी नंदन ठाकुर ने कहा, सनातन प्रीमियर लीग का उद्देश्य देश भर के सनातनी खिलाड़ियों को एक सशक्त प्लेटफॉर्म देना है। प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने लीग में 31 लाख अधिक के पुरस्कार रखे गए हैं। देश भर से आए 150 से अधिक खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया गया है। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि सनातन प्रीमियर लीग का पहला सीजन इंदौर में शुरू होना शहर के लिए गर्व की बात है। देखिए, सबसे पहले तो पूरे सनातनी राष्ट्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ठाकुर जी ने यूथ के लिए नए दरवाजे खोले। प्रत्येक समाज अपने यूथ पर ध्यान दे रहा है, हमें भी ये कार्य करना होगा। संतों के आशीर्वाद से, समाज सेवियों के सहयोग से एक ऐसा मंच ओपन होने जा रहा है जहां से सनातनियों, इन बच्चों से मैं अभी मिला हूं, आपने देखा ये पूरी टीमों से, ऐसी ऐसी जगहों से आए हैं और इनके चेहरे पे जो स्माइल है वो देखने वाली बन रही है। तो मुझे बहुत इन सबके सहयोग से ये सब हो पा रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, सनातन प्रीमियर लीग इंदौर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इसका पहला एडिशन यहाँ हो रहा है और ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है। मैं पूज्य गुरुदेव देवकी नंदन ठाकुर जी का अभिनंदन करता हूँ कि एक अच्छे नए कंसेप्ट के साथ उन्होंने देश भर के युवा प्रतिभाओं को एक मंच देने का काम किया, जो सोनी पर लाइव होगा और जो पुरस्कार मिलेंगे वो भी सेवा में खर्च होंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में इन दिनों अफीम की खेती को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। दुर्ग और बलरामपुर जिले त्रिपुरी गांव के बाद अब तुर्री पानी में अफीम की खेती पर कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़, पेंड्रा, दुर्ग और कवर्धा में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। तो ये 4 तस्वीरें देख सकते हैं आप प्रदर्शन की। अफीम की खेती को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अफीम पर लगातार एक्शन जारी है। सारंगढ़, पेंड्रा, दुर्ग और कवर्धा में किस तरह से प्रदर्शन जारी है, सीधे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम बता दें, सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे सीएम साय। दोपहर 1 बजे दूसरे छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2:15 पर टीजेएसबी सहकारी बैंक की पहली शाखा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन निधि के तहत 22वीं किस्त का वितरण होगा। शाम 5 बजे पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। तो रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत 22वीं किस्त का वितरण भी होगा। सीएम विष्णुदेव साय के
आज के कार्यक्रम है ये। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे सीएम साय। उसके बाद दोपहर 1 बजे दूसरे छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5 बजे पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगी सीएम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 5वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 22वीं किस्त का आज वितरण होगा। सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। तो वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ मनीषा त्रिपाठी रायपुर से हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। मनीषा, आज सीएम साय के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं दिन भर के? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो आज राजधानी रायपुर में ही रहने वाले हैं और सबसे पहले तो वो 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। उसके बाद दोपहर 1 बजे छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद दोपहर 2:15 बजे के आसपास रायपुर में सबसे पहली शाखा खुलने जा रही है टीजेएसबी सहकारी बैंक की। तो उसके उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो खुद शामिल होंगे और उसके बाद दोपहर 3:15 बजे के आसपास वो विधानसभा की कार्यवाही में फिर हिस्सा लेने के लिए वापस विधानसभा जाएंगे। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत 22वीं किस्त का जो है वो वितरण किया जाएगा और उसी के साथ सीएम किसान उत्सव दिवस भी आज मनाया जाएगा। तो उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो इस तरीके से कुछ कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज शेड्यूल किए गए हैं। जी, तो कुल मिलाकर बहुत व्यस्त दिन रहने वाला है आज सीएम का। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनीषा आपका। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरगुजा के एक बहुचर्चित रेप केस में 20 साल पुरानी निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। इससे आरोपी युवक को राहत मिली है और अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है। दरअसल यह मामला आपसी सहमति से संबंध बनाने से जुड़ा था। बाद में पीड़िता ने रेप की धाराओं में केस दर्ज करा दिया था। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर ऐसे मामलों में युवक पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई पर प्रश्न भी उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में युवक और युवती दोनों बालिग थे। दोनों के बीच आपसी रजामंदी के साथ संबंध बने थे। बाद में युवती ने शादी का झांसा देकर जबरिया संबंध बनाने का केस दर्ज करा दिया था। निचली अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इस फैसले को युवक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर हाईकोर्ट ने पाया कि लंबे समय तक चले रिश्ते और अन्य सबूतों को देखते हुए यह रेप का मामला नहीं बनता है। फैसला आने के बाद अब विधि विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि ऐसे मामलों में केस दर्ज करने से पहले गहन छानबीन की आवश्यकता है। आपसी सहमति से संबंध मामलों को सामाजिक स्तर पर निराकृत करने की आवश्यकता है। अपराध के मामले में पुलिस को सबसे पहले एक इंक्वायरी करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, तह तक जानी चाहिए कि वास्तव में यह घटना हुई है या नहीं हुई है। सीधे एफआईआर करना कहीं ना कहीं गलत है। 498A में भी डायरेक्ट पहले एफआईआर होता था। इस अपराध का बहुत दुरुपयोग हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा कि लीगल टेररिज्म है। तब जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया कि ऐसे मामलों में पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, सीधी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। तब जाकर के 498A के मामले में आप देख सकते हैं कि काउंसलर पहले नियुक्त होते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज होता है। युवक युवती वयस्क होने के बाद लिव इन रिलेशन में रहते हैं, असहमति होने के बाद विवाद की स्थिति आती है। इसमें मुझे लगता है सामाजिक कार्यकर्ताओं और अलग अलग समाज के प्रमुख लोगों को एक मान्यता बनाने की ज़रूरत है कि जब सहमति से इतने वर्ष तक संबंध चले हैं, उसके लिए तो मुझे लगता है बदलती सामाजिक मान्यताएं जिम्मेदार हैं। समाज को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इस प्रकार के संबंधों को मान्यता देने से पहले उनको सामाजिक अमली जामा पहनाएं ताकि किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में समाज के प्रमुख लोग इसमें अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।